हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम देखेंगे वायुमंडल। पृथ्वी की जो वायुमंडल है इससे संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आज इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको सब कुछ एक एक पॉइंट समझाऊंगा और लास्ट में कुछ MCQ भी है जो कि आप सॉल्व करिएगा खुद से। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना देते वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रोज़ाना नई वीडियोस और अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कि पॉइंट्स देखिए हमारा क्या कह रहा है कि वायुमंडल क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाली जो गैसीय आवरण होती है, खास करके उसे हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि हमारे जो पृथ्वी है इसके ऊपर कई सारे परत होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पृथ्वी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर सिंपल से भाषा में हम ये कह सकते हैं, और ये कोई एक परत नहीं होता, करीब 5 परत है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के टोटल 5 परतें हैं जिसे हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर यानी करीब बहुत दूर तक ये परत फैली हुई है। अलग अलग परतों की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, अलग अलग दूरी है। सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले जो गैसीय आवरण है, जो गैसों का आवरण है, उसी को खास करके यहाँ पे वायुमंडल कहते हैं। अब गैसीय आवरण कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ठोस परत नहीं है कि आप यहाँ पे हमारा पृथ्वी हो गया और इसके ऊपर एक लेयर लगा हुआ है, इस लेयर को पार नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ एक गैसीय आवरण ही बना है, यानी यहाँ तक जाने के बाद कुछ दूसरा परत होता है, इसके बाद आगे बढ़ेगी तो कुछ दूसरा परत होता है, इस तरह से। ठीक है, तो यही बात कही जा रही है कि गैसीय आवरण को हम यहाँ पे कहते हैं, राइट। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पॉइंट्स है, कह रहा है कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो कि पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए। वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें खास करके हम लोग सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन देखते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है करीब 78% है, और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन आपका 20 दशमलव समथिंग पड़ता है, 20.8 के आसपास लगभग। हम इसको 21% लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये दो जो गैस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। निचले स्तरों में वायुमंडल का संगठन अपेक्षाकृत एक समान रहता है, ऊंचाई में गैसों की अपेक्षाकृत मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए, आप इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट में क्या कह रहा है कि वायुमंडल। अब ये वायुमंडल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए यहाँ पे कि वायुमंडल को उसके घटकों यानी कि उसमें पाए जाने वाली जो चीजें होती हैं, साथ ही साथ तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल को टोटल 5 भागों में बांटा गया है, और यही 5 भाग आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बाह्य वायुमंडल, जिसको एक और कहते हैं बहिर्मंडल। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश को इंग्लिश में भी याद रखें, क्योंकि अब एग्जाम्स में इंग्लिश वाले वर्ड ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। जैसे क्षोभ मंडल ना लिख करके ट्रोपोस्फेयर लिखेगा, सप्ताह मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर लिखता है, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर इसको हम लोग ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं, ताप मंडल। ठीक है, ताप मंडल ये याद रखिए, ताप मंडल। और लास्ट है आपका एक्सोस्फेयर, जो कि बहिर्मंडल हो गया, सबसे बाहरी जो परत है उसको हम लोग एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो इसी के संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें कौन कौन से परतों में क्या घटनाएं घटती हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए इस नाम से जानते हैं, यानी सबसे निचला जो परत होता है आपका क्षोभमंडल। पृथ्वी के जैसे हम ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो सबसे पहला जो परत आएगा क्षोभमंडल, उसके ऊपर समताप, मध्य, वायुमंडल यानी ताप मंडल, उसके बाद आपका एक्सोस्फीयर। इस तरह का आपका क्रम है, क्रम को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए वायुमंडल का जो संगठन है वो किस तरह से किया गया है। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस से बना होता है। इसमें दो महत्वपूर्ण गैसें हैं, दोनों को याद रखिए। नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन यह हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह सभी जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन है। मनुष्य और जानवर सांस लेने हेतु
वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस तरह से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर रहती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है आपको पता है ना कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं, जो उस गर्म गैस होती है, उसको अवशोषित करते हैं। उसको अवशोषित करके अपना भोजन तैयार करते हैं। भोजन तैयार करने के बाद ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये तो पॉइंट्स कवर हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर मैंने लगा रखा है, आप इस पिक्चर को देख करके थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है, वो किस तरह से है। ये देखिए हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के जस्ट थोड़ा सा आप ऊपर में जाओगे तो आपको ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्षोभ मंडल, इसके अंतर्गत जो हमारा वायुयान है, जो जितने भी मतलब मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बारिश होना, बादल वगैरह, ये सब कुछ आपको इसी घर में देखने को मिलता है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हमारा आता है समताप मंडल। जो दूसरा लेयर आप देख रहे हैं समताप मंडल, ठीक है। इसमें मौसमी घटना संबंधित नहीं होता है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। और इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है, देखिए आगे हम आपको बताऊंगा, तब आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आएगा। तो फिलहाल हम इसको थोड़ा सा रखते हैं बाद के लिए, ठीक है ना, बाद के लिए रखते हैं। उसके बाद हम वापस इस पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, वैसे आपको याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, यहाँ पे क्षोभ मंडल। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा क्षोभ मंडल से संबंध में, अच्छे से ध्यान से सभी चीजों को देखिए। ट्रोपोस्फियर जिसको कहते हैं, यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल का सबसे निचला परत माना जाता है। साथ में यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत भी है, क्योंकि हम मनुष्य इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए ये मंडल, यानी कि ये जो परत है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग जो कि 13 किलोमीटर के आसपास होता है। 8 से लेकर के 13, 18 लगभग देता है, 8 से 18। ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर होता है, जबकि विषुवत पर वृत्त पर ये 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मिलता है। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा भी गया था बीपीएससी में, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। यानी क्षोभ मंडल जो ट्रोपोस्फेयर है, इसकी मोटाई विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। ये ध्यान रखना है, कहाँ पर, विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। विषुवत वृत्त मतलब जो पृथ्वी का सबसे बीच वाला पार्ट होता है ना, जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, यहाँ पे ये बात की जा रही है, सबसे अधिक होता है। क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप की अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। क्यों अगर पूछा है तो कारण आप देख लीजिए। इस परत को संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम इसका है संवहन मंडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल सीमा तक सीमित रहती है। तो ये कवर हो गया। इसके बाद हमारा आता है क्षोभ मंडल के अंतर्गत और भी कुछ पॉइंट है। देखिए इस परत में प्रत्येक, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इस परत में प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। इस परत में धूलकण और जल वाष्प मौजूद होते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ घटता जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होगा, तापमान घटता जाता है। इसकी ऊपरी परत जिसमें यह परिघटना होती है उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ये सबसे घनी वायुमंडलीय परत होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ मौजूद होता है। जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं इसी के अंतर्गत होती है। पृथ्वी का अधिकांश मौसमी घटनाएं यही होता है, और एवं अलग अलग मौसम में उत्पन्न होने वाले लगभग सभी प्रकार के बादल यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल कवर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में देख लेते हैं। देखिए समताप मंडल क्या है, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से लेकर के 50 किलोमीटर के ऊपर स्थित समताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है। यानी जो हमारा ओजोन परत है, जिससे हम परावैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान की जाती है, ओजोन परत के द्वारा पृथ्वी से, सूर्य से आने वाली जो भी हानिकारक किरण है, परावैंगनी किरण, उससे हमारी रक्षा करता है ओजोन परत। और ये ओजोन परत पृथ्वी के किस परत में, तो समताप मंडल में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि समताप मंडल मतलब ओजोन परत कहाँ मिलता है, समताप मंडल में। ठीक है, तो ये वायुमंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां जेट विमान पहुंच सकता है। यानी जो जेट विमान है सबसे ऊंचा
आपका यही मंडल है, इसी में देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, जैसे कि हमने ऊपर में देखा था, उसमें घटता है लेकिन इसमें तापमान बढ़ता है। ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और यही ऊष्मा तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मौसम की लगभग सभी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, यानी इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। इस कारण से जो कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये आदर्श मानी जाती है। जो समताप मंडल में ही आपके जितने भी हवाई जहाज हैं वो उड़ते हैं, क्योंकि इसमें मौसमी संबंधी घटना नहीं होता है। जो भी बादल और वर्षा होती है वो इसके निचले परत क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, तो कभी कभी इस परत में विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, जिन्हें हम लोग मुलाव मेघ के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, मदर ऑफ पेरल क्लाउड के नाम से जानते हैं। पूछा जा सकता है कि विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण किस प्रकार के परतों में होता है, पृथ्वी के किस वायुमंडल में होता है, तो समताप मंडल में होता है। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद यहाँ पे इस परत की और भी कुछ खास विशेषताएं हैं जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। इस परत की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत है, यानी इसमें ओजोन गैस की परत है, जो कि यह परत सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट जो रे है इसको जीव जंतुओं से रक्षा करती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि से निकलती है। ओजोन परत को यह नुकसान CFC में मौजूद सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। और एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो ओजोन परत की मोटाई होती है किस में मापा जाता है, डबसन इकाई में मापा जाता है। ठीक है, डबसन इकाई में मापा जाता है। डबसन, याद रखिएगा, डबसन इकाई में मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा परत है आप उसको समझिए। इसमें है मध्यमंडल। मध्यमंडल जिसको मेसोस्फीयर कह सकते हैं। मेसोस्फीयर समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित मध्यमंडल ऊंचाई के उत्तरोत्तर ठंडा होता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाएगा ये ठंडा होता जाएगा। इस परत का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी की प्रणाली के भीतर पाए जाने वाला सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, यानी पृथ्वी का सबसे ठंडा जो स्थान होगा वो इसी में होगा, मध्यमंडल में, जिसका औसतन तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह लगभग -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कितना ज्यादा ठंडा यहाँ पे हो जाएगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली जो उल्का पिंड होती है इस परत में आने पर जल जाती है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली जो उल्का पिंड होती है पृथ्वी पर आती हैं, गिरती हैं, तो किस मंडल में आने के बाद वो जल जाती हैं, तो यही आपका है मध्यमंडल। ठीक है, जिसको मेसोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद है जिसको थर्मोस्फीयर कहते हैं, या फिर इसको बाह्य वायुमंडल कह सकते हैं आप, या फिर इसको तापमंडल कहिए। देखिए, मध्यमंडल के ठीक ऊपर मौजूद होता है। मध्यमंडल के ठीक ऊपर, मेसोस्फीयर के ठीक ऊपर होता है। इसकी औसत ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर होती है। यहाँ पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तेजी से बढ़ता है, जिसके सबसे निचले हिस्से में आयन मंडल है, यानी जहां से ये स्टार्ट होता है आपका थर्मोस्फीयर, तापमंडल जहां से स्टार्ट होता है, इसका सबसे निचला हिस्सा ही हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। आयन मंडल के बारे में आपको खासियत पता ही है, जहाँ पे जो संचार उपग्रह है, संचार जो संप्रेषण किए जाते हैं वो यही इसी मंडल से होता है। इस परत की महत्वपूर्ण विशेषता है आयन मंडल, यानी जो आप देख रहे हैं तापमंडल, इसकी सबसे विशेषता जो है वो आपका आयन मंडल है। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच होता है। कम वायु दाब और परावैंगनिक किरणों के द्वारा यहाँ पर विद्युत आवेशित कण बनते रहते हैं। इसमें से विद्युत आवेशित कण पाए जाने के कारण इसे आयन कहते हैं, और यही कारण है इसलिए आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओजोन मंडल किसको कहते हैं? ओजोन मंडल समताप मंडल का ही एक पार्ट होता है, यानी ओजोन परत जो है समताप मंडल में, जबकि आयन मंडल आपका पार्ट हो गया किसका, तो ये ताप मंडल का, या फिर इसको हम लोग बाह्य वायुमंडल कह सकते हैं, थर्मोस्फेयर कह सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको नाम याद रहे आप उसको याद रखें। इसके अंतर्गत और एक पॉइंट है जो कि आप यहाँ पे देखेंगे, क्या कह रहा है कि आयन मंडल का उपयोग हम मनुष्य रेडियो संचार के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, रेडियो संचार के लिए हम इसी मंडल का उपयोग करते हैं, यानी पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। संचार उपग्रह इसी परत में होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है ISS,
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी मंडल में परिक्रमा करते हैं, ठीक है। यानी जो चौथा मंडल आप इसको कह सकते हैं, चौथे मंडल में, ताप मंडल में। चलिए अब इसके बाद हमारा आखिरी जो मंडल है, लास्ट, जिसको हम लोग यहाँ पे एक्सोस्फीयर के नाम से जानेंगे, बहिर्मंडल के नाम से इसको जानेंगे, या फिर बहिर्मंडल कह सकते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर कहलाता है। इसकी ऊंचाई 600 किलोमीटर से ऊपर होती है, यानी इसका कोई अंत नहीं है, 600 किलोमीटर से आप ऊपर यहाँ तक जा सकते हैं। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। इस मंडल में मौजूद सभी घटक विरल होते हैं, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। विरल मतलब एक होता है सघन, एक होता है विरल। सघन में काफ़ी डेंसिटी कम होता है, लेकिन विरल में क्या होगा कि विरल में बहुत स्पेस होता है एक दूसरे के बीच, तो ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। इस परत की विशेषता ये होती है, इसमें ऑरोरा जो ऑस्ट्रेलिस होता है, ऑरोरा आपने देखा होगा अंतरिक्ष में अलग प्रकार के लाइट आपको दिखाई देता है, जो कि हम आगे आपको दिखाने वाले। तो यहाँ पे ऑरोरा बस ध्यान रखिए कि ऑरोरा की जो घटना होती है वो किस परत की विशेषता है, तो लास्ट जो हमारा एक्सोस्फीयर है उसमें ही देखने को मिलता है। आधी रात को आप इसको देख सकते हैं आसमान में, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा। यहाँ पे देखिए और भी कुछ पॉइंट्स लिखा गया, जैसे कि वास्तव में ऑरोरा जो होता है वो ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से निकलने इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ये ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह प्रायः आधी रात के समय दिखते हैं। अधिकांश पृथ्वी की उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं। जितने भी उपग्रह हैं पृथ्वी के अधिकांश उपग्रह इसी में परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये जो कि लाइन दोबारा रिपीट हो गया। अब देखिए जो कि मैंने आपको बताया ऑरोरा क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरोरा विशेष प्रकार का लाइट आपको दिख रहा है ना आकाश में, अलग प्रकाश, अलग तरह के, इसमें देखिए इसी को हम लोग ऑरोरा के नाम से जानते हैं, ऑरोरा, राइट। तो ऑरोरा क्या होता है ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हमने जो ऊपर में आपको एक पिक्चर दिखाया था, उस पिक्चर पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ फिर से, ताकि आपको क्लियरली समझ में एक बार आ जाएगा। हाँ यही वाला था, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहला जो कि हम लोग ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल में जितनी मौसम घटनाएं होती है ये शामिल होता है, और इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है। और जो स्ट्रेटोस्फीयर है जिसको समताप मंडल कहते हैं, इसमें हमारा जो वायुयान होता है वो उड़ाने के लिए काफ़ी जो कि आदर्श माना जाता है। इसमें मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है, विशेष प्रकार का बादल बनता है जिसको मुलाब बादल के नाम से जानते हैं। और इसमें है इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है मेसोस्फीयर, जिसको मध्य मंडल, और स्ट्रेटोस्फीयर जो समताप मंडल है, इसी में आपका ओजोन परत भी पाया जाता है, ठीक है, ओजोन परत। मेसोस्फीयर में क्या होता है, इसके अंतर्गत आपका तीसरा लेयर है, और इसमें हम देखते हैं जैसे ही कोई उल्कापिंड प्रवेश करता है तो वो जल जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर चौथा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट के अंतर्गत इसमें हम देखते हैं कि थर्मोस्फीयर में जितने भी स्पेस स्टेशन है वो इसी में आपको देखने को मिलेगा, और खास करके जो हमारा सैटेलाइट है वो इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। और लास्ट में आपका एक्सोस्फीयर हो गया, एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस पे, ताकि आप वहाँ से समझ करके क्वेश्चन लगा सकें। एमसीक्यू आ गया, चलिए एमसीक्यू लगाते हैं, आप ट्राई करिए क्या होगा। पहला प्रश्न, राइट आंसर, वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं। जितने भी बादल हो गया, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो किस परत में आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगा। क्षोभ मंडल यानी कि जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं, यानी राइट आंसर डी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत है इसका वायुमंडलीय स्तर में होता है। ओजोन परत किसमें मिलता है, ओजोन परत किसमें मिलता है, तो जाहिर सी बात है आप सही आंसर गेस करेंगे समताप मंडल में। समताप मंडल में ऑप्शन सी पे जाएंगे, ठीक है, समताप मंडल। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला है कि किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और ये वायरलेस संचार में मदद करते हैं। आयन होते हैं यानी कि आयन मंडल, और आयन मंडल किसमें आपको देखने को मिलेगा, चौथा पार्ट जो था वो किसमें हम लोग कहते थे, ताप मंडल, ठीक है, ताप मंडल। यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ताप मंडल में ही आपका आयन मंडल देखने को मिलता है। यहाँ पे हम कह देते हैं इसको आयन मंडल। आयन मंडल आपका इसी में आता है, ठीक है।
इसके बाद वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्का पिंड जल जाते हैं? उल्का पिंड जलता है किसमें? उल्का पिंड आपका जलता है मध्य मंडल में, ठीक है, मध्य मंडल में। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य मंडल में आते हैं ये आपके जल जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए मध्य मंडल के से संबंध में एक और क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य मंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कौन सा सही नहीं है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, बिल्कुल। मध्य मंडल जो तीसरा मंडल है और सप्ताप मंडल दूसरा है, तो इसके ऊपर होता है, ये बिल्कुल सही है। यह वायुमंडल की तीसरी स्तर है, ये भी सही है। अंतरिक्ष में प्रवेश करते समय इस परत में उल्का पिंड जलते हैं, अभी जस्ट हमने ऊपर में क्वेश्चन देखा था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे परत में मध्य मंडल में पहुंचने के बाद उल्का पिंड जल जाते हैं। तो चौथा पॉइंट जो कि गलत होगा डेफिनेटली, मध्य मंडल के भीतर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये गलत है। तापमान इसमें घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, घटता है, ठीक है। तापमान इसमें घटता है क्योंकि सबसे ऊंचाई पे जाने पर पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान इसी में आपको देखने को मिलता है। -85 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल जाता है, ठीक है। -100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो जाता है इसमें। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा जो कि गलत है। यहाँ पे बढ़ता नहीं, घटता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट जो कि लिखा गया, मेसोस्फीयर जिसको हम लोग मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, देख लीजिए। यह ऊपर समताप मंडल को लगभग 80 किलोमीटर है, यानी इसकी ऊंचाई तक फैला हुआ है, 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत यही हो गया। सप्ताप मंडल और मध्य मंडल को सामूहिक रूप से मध्य वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है कि सोस्फियर के भीतर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, यही गलत था यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि घटता है। कुल 5 वायुमंडलीय परतें होती है, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और बाह्य वायुमंडल, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और यहाँ पे इसको थर्मोस्फियर कहते हैं। और लास्ट में जो आता है आपका एक्सोस्फियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो चौथा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, बाह्य वायुमंडल, चौथे पॉइंट के अंतर्गत ही आयनोस्फीयर आता है, यानी कि आयन मंडल किसके अंतर्गत आएगा? चौथा पॉइंट में क्या था? थर्मोस्फीयर, ताप मंडल के अंतर्गत। थर्मोस्फीयर का सबसे निचला जो हिस्सा होता है, यानी जहां से ये परत स्टार्ट होता है, वहां से लेकर सबसे निचले हिस्से को हम लोग कहते हैं यहाँ पे आपका आयनोस्फीयर, ठीक है। तो ये चीज आपको कवर हो गया होगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, ह्यूज का क्वेश्चन है। आप इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करिए। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, बस एक कमेंट आया था। ऐसा करोगे तो कैसा होगा, पूरे लेक्चर देने के बाद आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका राइट आंसर भी नहीं देते हो। पृथ्वी के वायुमंडल के भाग में वायुमंडल की कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा मिलता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा मिलता है, बताइए कि किसमें होगा। सबसे पहले तो आप वीडियो को रोकिए और उसका राइट आंसर गेस करके कमेंट करिए कि क्या होना चाहिए सही आंसर, ठीक है। देखिए जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जितने भी वायु मौजूद है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ से हमें मिलता है? सबसे निचला परत क्षोभ मंडल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और वायुमंडल से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे जो आपको जानने चाहिए, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने कवर करा दिया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो एक क्लास हम इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे ले लेंगे ताकि और भी बेहतर तरीके से कवर हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।